स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनको हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रूप में, यानी वैद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 3। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और अगर आप पूरे तन्मयता से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के बिहेवियर दर्शाते हैं, 3 प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमेशा विद्युत का चालन करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत का चालन कभी नहीं करते। ठीक है, तो उन्हीं बेस पे हम कहते हैं कि सुचालक क्या है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है, या विद्युत चालक क्या है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ऐसे पदार्थ जो हर परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं वो हमारे चालक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो हर परिस्थितियों में विद्युत का चालन कर सकते हैं वे हमारे क्या होते हैं, विद्युत चालक होते हैं। इसको आप लिख भी लीजिएगा, अपने नोट को कंप्लीट करते रहिएगा आप लोग। अब उदाहरण में अगर हमको देना रहे उदाहरण, तो हम कह सकते हैं आयरन Fe, कुछ तत्व होते हैं कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Au, ये सब क्या है बेटा Ag, ये सब विद्युत के प्रबल चालक हैं। इसके अलावा कुछ पदार्थ भी कुछ अधातु भी होते हैं ऐसे, जिनको हम कह सकते हैं कि वो विद्युत का चालन करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। इस अधातु का नाम हम लेना चाहेंगे ग्रेफाइट, ये भी विद्युत का चालन करता है। और कुछ खनिज भी विद्युत का चालन करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल तत्व ही विद्युत का चालन करते हैं। हमने बताया कि एक अधातु है, और भी अधातु हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, और खनिज भी कुछ ऐसे होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। उदाहरण में आप लोग ये सब लिख सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि चालक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो हर स्थितियों में विद्युत का चालन कर सकते हैं उन्हीं को हम कहते हैं चालक। प्रश्न नंबर 2, कुचालक क्या होता है। ये छोटा सा, इसका जस्ट अपोजिट बेटा, कि ऐसे पदार्थ जो किन्हीं भी परिस्थितियों में विद्युत का चालन नहीं करते उनको हम कहते हैं कुचालक। ऐसे पदार्थ जो किन्हीं परिस्थितियों में विद्युत का चालन नहीं करते उन्हें हम कहते हैं बेटा कुचालक। उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं रबर, ठीक, रबर हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है बेटा विद्युत के कुचालक हैं। इत्यादि आप देखिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत का चालन किन्हीं भी कंडीशन में नहीं करते। तो ये हमारे प्रारंभिक 2 प्रश्न रहे, कुचालक क्या होता है और सुचालक क्या होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा फेयर कॉपी पे, और ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा, तो हमने पढ़ लिया है चालक क्या होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं चालक के कितने प्रकार होते हैं। तो चालक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, आइए समझते हैं कि धात्विक चालक क्या होता है। तो लिखा हुआ है वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं। जैसे बेटा अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक लोहा की छड़ ले लें, आयरन की राड है ये, और आयरन के राड में अगर एक सिरे पे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली धारा अपने आप इस सिरे पर पहुंच जाती है। इसमें कहीं भी रासायनिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे जो आयरन है, जो जैसे रूप में भी पदार्थ है वैसे रूप में वो पदार्थ बना रहता है, फिर भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और किसकी सहायता से होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। इलेक्ट्रॉन इसमें ऑटोमेटिकली गति करते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे चालक जो अपने रासायनिक पदार्थों में बिना परिवर्तन किए बिना, इनके अंदर जो पदार्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो जो अपने रासायनिक पदार्थों में बिना परिवर्तन किए बिना ही
विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों की गति के माध्यम से करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा धात्विक चालक। जैसे उदाहरण में लोहा, चांदी, सोना, ये सब धात्विक चालक हैं, क्योंकि इनमें करंट हम अगर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे सिरे पे करंट अपना चला जाएगा। पदार्थ में, रासायनिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसी कारण इसको हम इलेक्ट्रॉनिक, याद रखिएगा, इसी कारण हम इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या होते हैं, तो ये जान लीजिए कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसी कारण हम इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा चालक का प्रकार है विद्युत अपघटनी चालक। आप समझ सकते हो, हम लेते हैं NaCl। चलिए भाई, NaCl क्या यह भी चालक हो सकता है? नमक, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है। अभी हम दिखाते हैं कैसे होता है। NaCl चालक का काम कैसे करता है? हम NaCl को, नमक को पानी में घोल देते हैं, और जब पानी में घोलते हैं तो यह दो आयनों में टूट जाता है। Na+ इस पे चार्ज आ जाता है और एक पर Cl- चार्ज आ जाता है। अब आप क्या देख रहे हो, ये आवेशित हो गए, ये कण क्या है, इस पे धन आवेश है, इस पे ऋण आवेश है, तो प्रवाह तो जाए, प्रवाह तो आवेश जहां रहेगा वहां प्रवाह तो होगा ही होगा। कहने का तात्पर्य है, इसकी परिभाषा भी हम पढ़ दे रहे हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में, देखिए दो बात कही गई है, या तो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, ये देखिए ये मुक्त आयन है, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। अगर पूछा जाए ये विद्युत धारा का चालन कैसे करते हैं, तो कहेंगे मुक्त आयनों के कारण करते हैं। अगर ये मुक्त आयन ना रहे ना तो नमक में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, लेकिन चूंकि जो आयन मुक्त हो जाते हैं, पानी में घोल देते हैं, आयन मुक्त हो जाते हैं, मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, तब वे विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में अपने मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं या विद्युत धारा का चालन करते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा वैद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। समझ में आ गई बात? जो सामान्य अवस्था में नहीं, जब इनको घोलेंगे या गलित अवस्था में उनके आयन जब मुक्त होंगे, धनायन और ऋणायन में वो टूटेंगे, तब जाके विद्युत धारा का उनकी सहायता से वे विद्युत का चालन करते हैं, ऐसे हम चालक को कहेंगे बेटा वैद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। अब वैद्युत अपघटनी चालक के आधार, वैद्युत अपघटनी चालक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटनी चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर। अपघटनी चालक के दो भागों को या दो प्रकारों को लिख दिया है। एक को कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट, या यूं कहें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइटिस, और दूसरे को कहते हैं बेटा दुर्बल विद्युत अपघट, या यूं कहें तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिस, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। आपने पढ़ा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था में या किसी जलीय विलयन में जब घोल दिया जाता है तब वे दो आयनों में टूट जाते हैं, और उन्हीं आयनों के कारण उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आपने पढ़ा, बिल्कुल सही है। तो वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, उनको विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, तो एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। अच्छा, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो ऐसे विद्युत अपघट्य, अब विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जिनको पानी में घोलने पर वे आयनों में टूट जाते हैं, वही विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैंने नमक का उदाहरण दिया, जैसे मैं HCl को उदाहरण के रूप में कह सकता हूं, NaOH को कह सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर दो आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। अब ये दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिया कि प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जिनको जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलयन में, दोनों कह सकते हैं, जो जलीय या ध्रुवीय विलयन में पूरी तरीके से आयनों में टूट जाते हैं, जितना मैं घोलूंगा सब आयनों में टूट जाते हैं, पूरा घुल जाएगा, सब आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य।
ऐसे विद्युत अपघट्य जो अपने जलीय या ध्रुवीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं या पूरी तरीके से आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे हम कह सकते हैं NaCl, HCl, NaOH, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। इनको अगर पानी में घोलोगे तो कुछ नहीं बचेगा, सब आयन में टूट जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो उसका सेम उल्टा कह देंगे कि ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनको जल में घोलने पर वे पूरी तरीके से आयनित नहीं होते, अल्प मात्रा में ही आयनित होते हैं, उनको कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एसिटिक अम्ल हम कह सकते हैं CH3COOH। ठीक है। इसको आप जल में घोलोगे या ध्रुवीय विलयन में घोलोगे तो पूरी तरीके से आयनित नहीं होगा, बहुत ही अल्प मात्रा में आयनित होता है, इसीलिए इसको कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। और ये सब पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है। इसको वाला टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अभी हमने पढ़ लिया है कि विद्युत अपघटनी विलयन क्या होता है और विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होता है। ठीक है। तो कहता है किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है, मान लीजिए NaCl का घोल है ये। ठीक है। इसके जलीय विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित कर दें, यहां पे हमने करंट लगा दिया, तो धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। भाई हमने यहाँ पे करंट लगाया तो करंट यहां से यहां तक आ जा रहा है, यहां से यहां तक यानी करंट इसमें चल रहा है, विद्युत धारा इसमें चल रहा है। और वही विद्युत धारा को चलने की जो क्षमता होती है ना, उसी को कहते हैं विद्युत अपघटनी चालकत्व। समझ में आ रहा है ना। जैसे कहने का तात्पर्य है बेटा, अगर आप एक बर्तन ले लीजिए और इसमें पानी ले लीजिए और इसमें आपने नमक घोल दिया, अब यहाँ पे जब करंट लगाते हो आप तो यहां तक करंट आ जाता है, यहां पे टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, किन कारणों से लग रहा है। तो यहां पर हमने पहले भी बताया कि यहां पर जो करंट चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, वो किसके कारण चल रहा है, मुक्त आयनों के कारण चल रहा है, न कि इलेक्ट्रॉनों के कारण चल रहा है। वैद्युत अपघटनी विलयन में जो धारा प्रवाहित होती है, अगर पूछा जाए किसके कारण होता है, तो इसमें जो Na+ और Cl- के आयन ऐसे बिखरे हैं, Na+, Cl-, इसके कारण इस विद्युत धारा का चालन हो रहा है। और जो विद्युत धारा को चालन करने की जो क्षमता है इस विलयन को, उसी को कहते हैं चालकत्व। तो वही कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है, और क्षमता किस कारण होती है, मुक्त आयनों के कारण होती है। तो विद्युत धारा को चलाने की जो क्षमता किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन के पास होती है, उसको उस वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, हमने मान लिया कि हम एक बर्तन लिए, उसमें पानी रख दिए, उसमें नमक घोल दिया। ठीक है। अगर शुद्ध जल रहेगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये भी जान लीजिए आप। तो हमने उसमें नमक डाल दिया, ठीक है, Na+ Cl- मिल गया। अब अगर हम इसमें विद्युत धारा को टच कराएंगे एक सिरे पे, तो दूसरे सिरे पर विद्युत धारा चली आ रही है, यानी कि विद्युत धारा का चालन हो रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का चालन कैसे हो रहा है, तो आप कहेंगे मुक्त आयनों के कारण हो रहा है। अभी पीछे आप पढ़कर आ रहे हो। तो इस विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा को चलाने की क्षमता है ना भाई, किसी कारण से चलाने की क्षमता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता है, और उसी क्षमता को हम विद्युत अपघटनी चालकत्व के नाम से जानते हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को ही उसका चालकत्व कहते हैं, और उसको C से डिनोट करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, C से। ठीक है। आगे कहता है कि यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए बेटा, यह आप भली भांति जानते हो कि अगर चालक में प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, यानी R, विद्युत धारा आप 10th में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो जान लो प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध वो होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, रोके।
विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में क्या उत्पन्न करे, अवरोध, वही प्रतिरोध होता है। तो कहता है जो हमारा C है ना वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा R रहेगा C का मान उतना कम रहेगा। तो ये तो जग जाहिर बात है बेटा, ये तो कम दिमाग वाला बच्चा भी सोच सकता है कि जब रोकने वाला ज्यादा रहेगा तो विद्युत को चलाने की क्षमता घटेगी, जब रोकने वाला कम रहेगा तो विद्युत को चलाने की क्षमता बढ़ेगी। यानी कि अगर R ज्यादा रहेगा तो C कम होगा, R कम होगा तो C ज्यादा होगा, यानी उल्टा होगा। उसी को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिख दिया कि C इज इक्वल टू 1 अपान R, यानी कि R जितना ज्यादा होगा C उतना कम होगा। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो ये चालकत्व है ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। चालकत्व जो हमारा है बेटा, यानी C है जो, वो ओम के नियम का पालन करता है, यानी उसमें भी ओम का नियम लगता है। और ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। आप भी जानते हो ओम का नियम क्या है बेटा? V बराबर आई आर। ये आप समझते होंगे, पढ़ के आए होंगे 10th, तो आप जानते होंगे V बराबर आई आर होता है। तो ओम का नियम का पालन ये भी करता है, या ओम का नियम इसमें भी अप्लाई होता है, ये आप समझ लीजिएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V बटा आई। इसको समीकरण नंबर 2 रख दीजिए। अब इसी R का मान अगर समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, ठीक है, R का मान अगर समीकरण नंबर 2 में एक में रख दोगे तो कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा? तो लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो R का वैल्यू रखिए C इज इक्वल टू 1/R। R के जगह पे आप रख दीजिए V बटा आई, और इसका जब गुणा होगा बेटा इस तरीके से, तो आपका हो जाएगा, एक फार्मूला मिलेगा कि C इज इक्वल टू आई अपान V। ये हमको एक नया फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो चालकत्व का एक नया सूत्र हमको मिल गया। चालकत्व इज इक्वल टू 1 अपान R। R का मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उल्टा होता है R के, इसलिए हमने C इज इक्वल टू 1/R लिख दिया। R चूंकि ओम के नियम का पालन ये भी करता है, तो V बराबर आई आर, R इज इक्वल टू V अपान आई मिला। अब उसी का R का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, तो बेटा हमको एक नया फार्मूला मिल गया, C इज इक्वल टू आई अपान V। इतना समझ में आया? अब आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट रख दें, देखिए लिख दें यहाँ पर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट रखने पर, 1 वोल्ट रखने पर, तो कितना हो जाएगा बेटा? C इज इक्वल टू आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू आई। अब हमारा चालकत्व का क्या परिभाषा हो सकता है? एक नया परिभाषा चालकत्व का हो सकता है, और वो क्या परिभाषा हो सकता है कि किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व उस धारा के मान के बराबर होता है, उस धारा के बराबर होता है जो 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर रखने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब विभवांतर कितना रख दिया हमने? 1 वोल्ट रख दिया, तो क्या लिखेंगे? तो C इज इक्वल टू कितना हो गया? आई हो गया। यानी कि जो चालकत्व तो धारा के बराबर हो गया, लेकिन कब हो गया? जब हम इस विभवांतर को कितना कर दिए? 1 वोल्ट कर दिए। तो इसका परिभाषा हमें अभी दे सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि चालकत्व उस विद्युत धारा के मान के बराबर होता है जो 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर पर उत्पन्न होती है। इसको हम लिख देते हैं अपने लैंग्वेज में, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, हम इसको लिख देते हैं। इस कंडीशन को हमने क्या देखा कि हमने जब देखा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट रखा गया तो C आई के बराबर हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के बराबर होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। यानी अगर विभवांतर 1 वोल्ट कर दोगे तो चालकत्व और विद्युत धारा का मान सेम बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप भी लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
चालकत्व का मात्रक क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अब जैसा कि आपने पढ़ा कि चालकत्व C इज इक्वल टू 1/R, यानी कि ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो आप यहीं से इसका भी मात्रक ढूंढ सकते हैं बेटा। इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो अगर चालकत्व तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ओम इनवर्स। यानी हम कह सकते हैं कि चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स या ओम का उल्टा मुहो, इसको मुहो भी कहते हैं, यानी आधा म और हो, मुहो। तो ओम का उल्टा इसका मात्रक होता है, यानी ओम इनवर्स कहिए, मुहो कहिए, ठीक है बेटा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आपने फिजिक्स में, विद्युत में आपने विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ा है, ठीक है। यहां पर हमको वैद्युत अपघटनी विलयन में विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ना है। यहां पर फिजिक्स ही है, लेकिन वहां पर आपने चालक में पढ़ा है, जो धात्विक चालक है उसमें पढ़ा है। लेकिन आज हम यहां पर वैद्युत अपघटनी विलयन में विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, ये हमने ले लिया है जल और इसमें हमने मिला दिया है नमक। इस प्रकार ये हमारा बन गया है वैद्युत अपघटनी विलयन, ठीक है। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, इस तरीके से हम 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है बेटा। क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं वो आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल जैसे आप बैटरी देखे हो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले रहते हैं, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं इसको मैं पढ़ाऊंगा, आप घबराइएगा मत। फिलहाल यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ना है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया है और यहाँ पर वैद्युत अपघटनी विलयन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध कार्य करता है, जैसे अगर हम कोई भी तार लेते थे और इसमें भी वैद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो यहाँ पे प्रतिरोध R काम करता था, यानी कि धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालने वाला भी रहता था। और आपने पढ़ा था कि R समानुपाती होता है L के, पढ़ा था आपने, कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि जितना लंबा तार रहेगा R उतना ही ज्यादा लगेगा, यानी रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी जितना लंबा तार रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे होगा, इसमें भी वही मेथड अप्लाई होता है कि R समानुपाती होता है L के। लेकिन किसके L के भाई, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो लंबाई है इसके L। अगर दोनों इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी ज्यादा है तो R ज्यादा लगेगा। तो R समानुपाती होता है L के यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर L कौन सा L है, 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है। अगर ये दूरी ज्यादा होगी तो R का वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी रुकावट ज्यादा लगेगी। और अगर ये दूरी कम होगी, पास पास इलेक्ट्रोड होंगे, तो R का मान भी कम आएगा, यानी रुकावट भी कम होगी। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, दूसरी स्थिति वहां पे आपने पढ़ा था कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, यानी क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां भी वही चीज लागू होगा, R व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, यानी क्षेत्रफल के। लेकिन अब प्रश्न है कि किसके क्षेत्रफल के, तो इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अब अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे बेटा ये मार्कर है ना, वैसे इलेक्ट्रोड होंगे, तो इसकी ये गोलाई, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ काट मतलब इसको ऐसे काट दिया गया है, तो ये जो क्षेत्रफल आ रहा है, ये गोलाई देखिए, ये गोला टाइप में आ रहा है ना, यानी कि अगर जितना ही मोटा इलेक्ट्रोड होगा उतना ही R कम लगेगा। बात समझिएगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा यानी इसकी मोटाई जितनी ही ज्यादा होगी R का मान उतना ही कम आएगा, यानी रुकावट उतनी ही कम लगेगी। अब जैसे तार में होता है, जितना मोटा तार रहता है उतना ही R का वैल्यू कम आता है। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों सर जी, वो तो R ज्यादा होना चाहिए भाई, जब मोटा तार है तो रुकावट भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। जैसे किसी कमरे में आपको अगर घुसना है तो कमरे का दरवाजा जितना ही चौड़ा होगा उतनी ही घुसने में आपको आसानी होगी, ठीक है। उसी तरीके से ये तार जितना ही मोटा होगा, या यहाँ पे तार तो है नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोड जितना ही मोटा होगा विद्युत धारा को प्रवाहित होने में उतनी ही आसानी होगी। तो इसीलिए कहा गया है R व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो इन दोनों समीकरणों को जब मिलाया जाता है, समीकरण 1 व 2 से, यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो क्या मिल जाएगा बेटा, R समानुपाती
यल अपान ए। ठीक है, और इस समानुपाती को जो हटाते हैं तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है और उसी को हम कहते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध या रो इंटू यल अपान ए। ठीक बेटा, ये हमारा हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पे विशिष्ट प्रतिरोध का ही मान निकाल लेते हैं। यहां पे विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई, इसको इधर भेजेंगे तो ए अपान यल हो जाएगा। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान निकल गया या विशिष्ट प्रतिरोध रो का फार्मूला निकल गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसी की सहायता से, अभी तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, अब इसी की सहायता से हम विशिष्ट चालकत्व पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा था प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकत्व। अब आपने पढ़ लिया विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट प्रतिरोध के बाद हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व। लेकिन विशिष्ट चालकत्व तभी पढ़ पाएंगे जब आपको विशिष्ट प्रतिरोध का ये टॉपिक समझ में आया रहेगा। तो आइए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि आपने धात्विक जो चालक होते हैं उसमें प्रतिरोध को पढ़ा है कक्षा 10वीं में फिजिक्स में, विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ा है। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ मेथड है। यहाँ पे हमने एक वैद्युत भटनी विलयन ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, अब कहता है कि आर समानुपाती होता है यल के, यानी कि इसके मार्ग में जो रुकावट होता है इन दोनों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। यानी जितनी ही दूरी ज्यादा रहेगी रुकावट उतना ही ज्यादा लगेगा। और कहता है फिर इनके अनुप्रस्थ काट, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने बताया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी मोटाई को ही हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। जितना मोटा इलेक्ट्रोड होगा आर उतना ही कम आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को मिला दिया गया तो आर समानुपाती यल अपान ए हो गया। इस समानुपाती को हटा दिया तो आर इज इक्वल टू रो इंटू यल अपान ए हो गया। और यही रो क्या है बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई यल, हमको एक नया सा फार्मूला मिल गया। इसको आप नोट कर लीजिए और इस फिगर को भी बनाइए और इसके बाद हम पढ़ते हैं विशिष्ट चालकत्व। आपने पढ़ लिया कि विशिष्ट प्रतिरोध R इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध मल्टीप्लाई बाई L बाई A। ये अभी अभी आपने इसका निगमन किया है कि प्रतिरोध R बराबर रो इंटू यल बाई ए। इसका निगमन अभी आप करके आ रहे हो। ठीक है, अब इस सूत्र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पीछे आपने पढ़ा था कि ये जो R होता है ना, यहाँ पे एक सूत्र आपने पीछे पढ़कर अभी अभी आए हैं कि चालकत्व C इज इक्वल टू 1 बाई आर। पढ़े हो ना, चालकत्व C इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो यहाँ R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1 बाई सी हो जाएगा ना। चालकत्व C बराबर 1 बटा R होता है, पीछे पढ़ा। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई सी हो जाएगा। यहीं पे R इज इक्वल टू 1 बाई सी रख देते हैं, चालकत्व के पद में व्यक्त कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई सी इज इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए। यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां हो जाएगा C इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई यल इज इक्वल टू ए। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपान रो इंटू यल। ठीक है, एक नया फार्मूला हमको मिल गया कि C इज इक्वल टू A बाई रो इंटू यल। ठीक है बेटा, हमने कुछ किया नहीं है, हमने बस इतना किया कि C इज इक्वल टू 1 बटा R होता है तो R इज इक्वल टू 1 बटा C होगा। उसी की जगह पे हमने 1 बटा C रख दिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया। हमको एक नया फार्मूला मिल गया कि चालकत्व बराबर क्षेत्रफल बटा रो गुणे लंबाई या विशिष्ट प्रतिरोध गुणे लंबाई। अब एक और ही बहुत प्यारा सा नॉलेज मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे आपने पढ़ा कि C 1 बटा R के बराबर होता है, मतलब जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध के उल्टा होता है। उसी तरीके से जो विशिष्ट प्रतिरोध कप्पा होता है, याद रखिएगा ये कप्पा है, के जैसे दिखता है, इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है विशिष्ट चालकत्व। क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट चालकत्व। तो जैसे आपने पढ़ा कि चालकत्व प्रतिरोध के उल्टा होता है, उसी तरीके से विशिष्ट चालकत्व क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा होता है। फिर से
जैसे आपने पढ़ा चालकत्व तो प्रतिरोध का उल्टा होता है, वैसे विशिष्ट चालकत्व तो जिसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं वो विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा होता है। क्योंकि विशिष्ट इधर भी लगा है तो विशिष्ट उधर भी लग गया। विशिष्ट चालकत्व तो विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा होता है। यानी सीधी सी बात हो गई, एक फार्मूला हमको मिलता है इससे कि कप्पा इज इक्वल टू वन बाई रो, कप्पा इज इक्वल टू 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर एक तो छुपा हुआ है, 1/रो के जगह पे हम कप्पा रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए C इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाई A/L। क्यों? यहां पे लिख दीजिए, चूंकि कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता है। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/रो। तो 1/रो की जगह पे कप्पा रख दिया, बटा 1 कर दीजिए, थोड़ा गुणा भाग कर लीजिए तो हो जाएगा बेटा, यहां पे हम लिखते हैं कप्पा इंटू A इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई L। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C मल्टीप्लाई बाई L अपान A। ये हमको एक नया फार्मूला मिल गया। देखिए कहीं गलत तो नहीं किया हमने। C मल्टीप्लाई बाई L इज इक्वल टू कप्पा इंटू A। तो कप्पा इंटू A इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई L, कप्पा इज इक्वल टू हो गया C इंटू L मल्टीप्लाई बाई A। ये हमको कप्पा का एक नया सूत्र मिल गया। इसी को हम कहते हैं बेटा विशिष्ट चालकत्व। एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमने अभी अभी निगमन किया है कि प्रतिरोध R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध गुणे L बाई A, अभी हमने निकाल कर आया है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू 1/R होता है, पीछे पड़े हैं, R इज इक्वल टू 1/C हो जाएगा, 1/C लिख दिया। इसको थोड़ा सा हल किया तो चालकत्व का एक नया सूत्र मिल गया हमको, A गुणे रो इंटू L, ठीक है। अब हमने बताया कि जैसे चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है, वैसे विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो यहां हमने वैल्यू रख दिया, तो हमको यहाँ पे देखिए 1/रो के जगह पे हमने कप्पा रख दिया, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन किया तो हमको एक कप्पा का नया सूत्र मिल गया, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L बाई A, ठीक है। यही हमारा कहलाता है विशिष्ट चालकत्व। क्या कहलाता है बेटा? विशिष्ट चालकत्व। और याद रखिएगा कि विशिष्ट चालकत्व हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। नोट करिए इसको। हाँ देखिए बेटा, तो हमने लिख दिया विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यानी सीधी सी बात हो गई कि कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। जिस प्रकार प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व कहलाता है, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, ठीक है। अब रही बात कि इसका जो है मात्रक क्या होगा, तो इस सूत्र से मात्रक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इस सूत्र से मात्रक कैलकुलेट करिए, या यहां से भी हो जाएगा, जहां से आपकी मर्जी करे वहां से करिए। C का मात्रक क्या होता है? अभी आप पढ़ के आए हो, ओम इनवर्स या मोहो भी कहते हैं, मोहो या सीमेंस एक, या और हम बताते हैं C का मात्रक एक सीमेंस भी होता है यस की तरह, ठीक है। तो ये भी कहीं कहीं यूज होता है। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोहो इनवर्स मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको सेंटीमीटर में लें तो ये सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 बचा, जब ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स हो जाएगा। यानी कि कप्पा का मात्रक हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया आपका कप्पा का मात्रक, या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हो, तो जो भी, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हो। तो जो भी चीजें आपको अच्छी लगे, मोहो भी होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। तो आप पढ़ लिए विशिष्ट चालकत्व तो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा ही क्या कहलाता है बेटा? विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो अब इसमें एक चीजें और मैं बताना चाहता हूं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आपने पढ़ा है एक फार्मूला कि कप्पा इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई L अपान A। इसी को पढ़ा है ना, कप्पा इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई L अपान A। अब याद रखिएगा, इसमें जो L बाई A होता है ना, इसको सेल नियतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल नियतांक। ये सब बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और आपको जानना ही होगा। तो L बटा ए को क्या कहते हैं? सेल नियतांक, यानी सेल नियतांक बराबर यूं कह सकते हैं L बटा ए। ये हर प्रश्न में दिया रहता है सेल नियतांक, ठीक है। तो अगर इसको हम इसके जगह पे सेल नियतांक रखें तो एक नया फार्मूला मिलेगा बेटा, कप्पा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई सेल नियतांक। मिल गया ना, सेल नियतांक। चलिए, तो सेल नियतांक इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? सेल नियतांक इज इक्वल टू क्या हो गया? कप्पा अपान सी। इसको इधर अगर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा कप्पा अपान सी। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1 अपान सी, और 1 अपान सी को क्या कहते हैं? आर। कैसे? अभी आपने पढ़ा है कि सी इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो आर इज इक्वल टू 1 बाई सी। 1 बाई सी को क्या कह सकते हो? आर कह सकते हो। तो यहाँ पे एक नया सूत्र मिल जाएगा कि सेल नियतांक बराबर कप्पा गुणे आर, यानी कि सेल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकत्व गुणे प्रतिरोध। सेल नियतांक बराबर क्या सूत्र मिल गया? विशिष्ट चालकत्व गुणे प्रतिरोध। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने फाइंड किया है। क्या, कैसे प्राप्त किया? कप्पा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई एल अपान ए होता है। एल बटा ए को सेल नियतांक भी कहते हैं, तो इसके जगह पे हमने सेल नियतांक लिख दिया। सेल नियतांक बराबर कप्पा अपान सी हो गया। अब 1 बटा सी को हम आर कहते हैं, तो इसलिए सेल नियतांक बराबर बड़ा मस्त सा हमको एक सूत्र मिल गया कि सेल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकत्व गुणे प्रतिरोध। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हम सेल नियतांक का परिभाषा लिख देते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो हमने परिभाषा लिख दिया है, दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सेल नियतांक कहते हैं। इसीलिए तो हमने L बटा A के जगह पे सेल नियतांक लिखा है। अब ये तो आप समझ गए होंगे ना। फिर से, दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल नियतांक कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? तो यहां से मात्रक निकाल लीजिए, यहीं से भी निकल सकता है, यहीं से निकाल लीजिए। क्या करना है? L इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? या तो सेंटीमीटर या तो मीटर। तो अगर सेंटीमीटर रखा जाएगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मात्रक या तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। तो ये रहा बेटा आज का क्लास, और आज का क्लास मैं बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको समझना है तो आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिस मत करिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। सारे फार्मूले को याद रखिए, अपने दिमाग में रखिए। सेल नियतांक क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत अपघटन विलयन क्या होता है, ये सभी बातें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो बेटा मिलते हैं अगले क्लास में। बेटा मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और अपने मित्रों में इसको शेयर भी करिए। ठीक है बेटा, आपका दिन शुभ हो।